Volume 2, Surgery Paper Number 2, Lecture 2. A patient has high LDL cholesterol. Which dietary component will help improve LDL level? तो जो आपके साथ मोनोसैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ इट विल इम्प्रूव द LDL. मोनोसैचुरेटेड फैट्स आपके साथ लोअर करते हैं LDL को और मेंटेन करते हैं HDL को. सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीज़ करते हैं LDL को. मोनोसैचुरेटेड फैट्स आपको ऑलिव ऑयल और नट्स वगैरह में मिलती है. एन एडल्ट्री पेशेंट प्रेजेंट्स विद पर्पल कलर पे ठीक लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ पे नॉर्मल प्लेटलेट्स, नॉर्मल BT, नॉर्मल PT, APTT सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, और उसको सिर्फ पर्पल कलर पे ठीक है. सो दिस इज़ सीनाइल परपुरा, ठीक है, ये आपके साथ सीनाइल परपुरा है. एल्डरली पेशेंट में फ्रेजाइल डर्मल वेसल्स होते हैं, उनको माइनर ट्रॉमा होती है तो इट कैन लीड टू परपुरा, ठीक है. अगर लैब्स नॉर्मल है तो ये आपके साथ नॉट प्लेटलेट और कोगुलेशन डिफेक्ट. फिर है ओबीस पेशेंट कंज्यूम्स डेयरी प्रोडक्ट लाइक चीज़, कॉफ़ी. विच न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, तो वो सिर्फ जो है आपके साथ डेयरी चीज़ वगैरह का रहा है, कॉफ़ी का रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले रहा, ठीक है, फास्ट फूड डाइट ले रहा है, तो ही विल हैव डिफिशिएंसी ऑफ फोलेट, ठीक है. फिर है पेशेंट विद CLD प्रेजेंट्स विद अपर GI ब्लीड. एंडोस्कोपी एंड मेडिकल थेरेपी आर डन बट ब्लीडिंग कंटिन्यूज. तो फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? अगर एंडोस्कोपी कर ली और मेडिकल थेरेपी के साथ भी रिलीव नहीं हुआ, यू डू टिप्स, ठीक है, आपने टिप्स करना है, जिसे कहते हैं ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, ठीक है. तो इट reduces the portal hypertension and refractory variceal bleeding. सर्जिकल शंट्स जो है रेयरली फर्स्ट लाइन है क्योंकि इसमें हाई मॉर्बिडिटी रेशो है. वायरस कॉज ट्यूमर म्यूटेशन इन विच जीन, तो वायरस आपके साथ ट्यूमर म्यूटेशन कॉज करवाता है इन प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन. फिर इसके बाद है पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर. मोस्ट फेटल कॉम्प्लिकेशन नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है, ठीक है, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है, फैट एम्बोलिज्म का रिस्क है. अच्छा, टी सेल अटैच टू एंटीजन थ्रू विच रिसेप्टर, तो टी सेल्स आपके साथ एंटीजन पे बाइंड करते हैं थ्रू द MHC, ठीक है. टी सेल रिसेप्टर के साथ TCR receptor recognize antigen peptides presented by the MHC molecule on the antigen presenting cell. 20-year-old female develops abdominal bloating and diarrhea after consuming milk. She cooks milk at home. Glucose test shows no rise after 5 hours of milk ingestion. तो diagnose क्या है? This is lactose intolerance. Repeated MCQ है. Patient has polyuria, polydipsia, increased blood sugar and hypercholesterol. Which hormone is responsible? polydipsia, polyuria है, ब्लड शुगर आपके साथ ज़्यादा है तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकता. हाइपर कोलेस्ट्रोल भी ज़्यादा है तो दिस इज़ इंसुलिन की डिफिशिएंसी या रेजिस्टेंस में हाइपरग्लाइसीमिया होता है विच कॉजेज दिस सिम्टम पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और डिस्लिपिडीमिया. और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में ये आपको मिलेगा. A patient with trauma develops polyuria and increased thirst. Which CNS center is likely damaged? तो आपके साथ उसको ट्रॉमा हुआ है और उसके बाद पोलीयूरिया है और इंक्रीज थर्स्ट है तो ADH का काम पोसा, सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस या पैरावेंट्रिकुलर हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है. और आपके साथ जो पैरावेंट्रिकुलर है वो आपके साथ ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है. सुप्रा ऑप्टिक आपके साथ क्या करता है? इट इज़ विद ADH, ठीक है. डायबिटीज़ इंसिपिडस में आफ्टर ट्रॉमा देयर इज़ डैमेज टू द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. पैरावेंट्रिकुलर या सुप्रा ऑप्टिक ADH डिफिशिएंसी हो जाती है, लीड्स टू पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया. सुप्रा ऑप्टिक मेंशन नहीं था, दैट्स वाई उन्होंने पैरावेंट्रिकुलर लिखा है. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद एसिडोसिस. लैब फाइंडिंग इंडिकेट अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द HB डिसोसिएशन कर्व, ठीक है. तो राइट शिफ्ट में सब कुछ रेज होगा तो इंक्रीज टू आपके साथ एक्सेप्ट फॉर pH विल डिक्रीज, ठीक है.
तो पीएच आपने पहले पिक करना है, इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं, डिक्रीज पीएच होता है तो एच बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन और राइट शिफ्ट कॉज करवाता है। राइट शिफ्ट के बारे में याद रखो कि ये सब कुछ इंक्रीज करवाता है, लेफ़्ट शिफ्ट सब कुछ डिक्रीज करवाता है एक्सेप्ट फॉर पीएच। 35-year-old मेल प्रेजेंट, पीएच का केस ऑपोजिट है, ठीक है। A 35-year-old male presents with splenomegaly and bronzing of the skin। तो ब्रोंजिंग ऑफ द स्किन किसकी वजह से होता है? वो आपके साथ लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है, जिस आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, जिसमें आपने डिफॉरेक्सामिन एंटीडोट देना है, ठीक है। आयरन ओवरलोड में हीमोक्रोमेटोसिस में आपने ट्रीट करना है विद आयरन चिलेशन। डिफेरोक्सामिन बाइंड करता है एक्सेस आयरन फॉर एक्सक्रीशन। 40-year-old patient has plasma glucose 250 GFR known, urine flow is 1 ml, urine glucose is 0। How can the renal glucose reabsorption be calculated? तो इसका अपना फार्मूला है कि reabsorption is equal to the filtration rate minus the excretion rate, ठीक है। तो रीनल ग्लूकोज का ये फार्मूला है कि रीअब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन रेट माइनस द एक्सक्रीशन रेट। फिर है 35-year-old पेशेंट अंडरगोज टेस्टिंग फॉर रीनल प्लाज्मा फ्लो यूजिंग पैरा अमाइनो हेप्यूरेट हेप्यूरिक एसिड क्लियरेंस। रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए हम PAH यूज़ करते हैं। तो यूरिन फ्लो रेट आपके साथ यूरिन पीएच कंसंट्रेशन प्लाज्मा PAH कंसंट्रेशन मेजर है। तो विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट रीनल परफ्यूजन फ़्लो? तो रीनल परफ्यूजन फ़्लो का फार्मूला है इज़ यूरिन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय यूरिन फ़्लो डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यूरिन PAH UV डिवाइडेड बाय P, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, UV डिवाइडेड बाय P। Patient on vancomycin for infective endocarditis developed decreasing urine output for 2 days। तो आपने उसका send sample just before the next dose। सैम्पल कब भेजना है? बिफोर द नेक्स्ट डोज। अच्छा, ट्राउ लेवल जो है जस्ट बिफोर द नेक्स्ट कोरिलेट्स विद टॉक्सिसिटी टू थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग। अच्छा, पेशेंट ऑन क्लोपिडोग्रिल एंड एस्पिरिन स्केड्यूल फॉर कार्डियक सर्जरी। तो इसमें आपने क्या देना है? पैक्ड प्लेटलेट्स देने हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट फंक्शन को। फॉर सर्जरी आपने इसको देना है, ठीक है। अच्छा, इन अ पेशेंट इज़ स्टार्टेड ऑन जेंटामाइसिन फॉर ग्राम नेगेटिव सेप्सिस। तो जेंटामाइसिन आपके साथ 30S सब यूनिट के साथ बाइंड होता है, इनहिबिटिंग ट्रांसफ़र RNA बाय बाइंडिंग टू द 30S सब यूनिट। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जितने भी ये सारे 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होते हैं और वो आपके साथ कॉज करते हैं बैक्टीरियल डेथ। तो ये आपके साथ जो है जेंटामाइसिन इज अमाइनोग्लाइकोसाइड। 35-year-old woman with family history of breast cancer wants रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट में आपने BRCA1 और BRCA2 की टेस्टिंग करनी है। आपने देखना है कि अगर ये जीन पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव है इट इंडिकेट्स ब्रेस्ट कैंसर risk। A 45-year-old male patient with nasopharyngeal mass epistaxis and cervical lymphadenopathy। बायोप्सी पे नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा की बात है। नेज़ोफेरिंजियल में एप्स्टीन बार होता है, ओरोफेरिंजियल में आपके साथ ह्यूमन पेपिलोमा HPV होता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अ पेशेंट रिसीव गैमा रेडिएशन फॉर सॉलिड ट्यूमर। तो गैमा रेडिएशन क्या करता है? इट फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। गैमा रेडिएशन वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फ्री रेडिकल बना लेते हैं जो आपके साथ DNA डैमेज करवाता है और ट्यूमर सेल डेथ करवाता है। पेशेंट डिवेलप अ डिफेक्ट इन द सुपीरियर एंड इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द लेफ्ट विजुअल फील्ड। तो सुपीरियर और इंफीरियर क्वाड्रेंट में आपके साथ होमोनिमस हेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग होगी। अगर आपके साथ कॉन्ट्रालैटरल ऑसिपिटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है इट मीन्स दिस इज़ हेमोनिमस हेमिनोपिया। मैकुलर स्पेयरिंग कब होगी? occurs due to dual blood supply from MCA and PCA। Researcher wants to
फिर है अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर ऑन डिजीज़ इंसिडेंस ओवर टाइम। तो डिजीज़ इंसिडेंस ओवर टाइम को जानना चाहता है। तो पेशेंट विद और विदाउट रिस्क फैक्टर आर फॉलोड, ये रिस्क फैक्टर ऑन डिजीज़ केस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पेशेंट विद और विदाउट रिस्क फैक्टर आर फॉलोड ओवर टाइम, ठीक है। तो इसमें प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी है। एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड सब्जेक्ट को आपने देखना होता है ओवर टाइम टू ऑब्जर्व देयर आउटकम। तो एक्सपोजर टू आउटकम हम देखते हैं कोहॉर्ट में। ये आपके साथ रेट्रोस्पेक्टिव भी होता है, प्रोस्पेक्टिव भी होता है। प्रोस्पेक्टिव में हम आगे जाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव में हम पीछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके साथ इंसिडेंस को मेजर करता है, प्रेवलेंस को नहीं। इन अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अ पेशेंट इज़ रेफर्ड टू हाई लेवल हॉस्पिटल फॉर स्पेशलाइज्ड केयर। तो दिस वाज अ केस ऑफ कोहॉर्ट, नॉट केस कंट्रोल। सही है। केस कंट्रोल में हम डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ कर देखते हैं, ठीक है। डिजीज़ वर्सेस रिस्क की बात आ जाए तो आपने कोहॉर्ट चूज़ करना है। इन अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अ पेशेंट इज़ रेफर्ड टू अ हायर लेवल हॉस्पिटल फॉर स्पेशलाइज्ड केयर। तो हायर लेवल हॉस्पिटल में क्यों गया है? क्योंकि वहाँ पे आपके साथ क्या होता है, वहाँ पे देयर इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन टू हेल्थ फैसिलिटीज़। ये आपके साथ प्राइमरी हेल्थ केयर पेशेंट इज़ रेफर्ड टू हायर लेवल फॉर स्पेशलाइज्ड केयर, इसका मतलब है देयर इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू हेल्थ फैसिलिटीज़। ये रेफरल सिस्टम है, इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोअर एंड हायर लेवल हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ऑप्टिमल पेशेंट केयर। 55 ईयर ओल्ड पेशेंट ऑन एंटी हाइपरलिपिडीमिक थेरेपी, उसको कंप्लेंट्स है डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग फ्रॉम अ चेयर एंड वॉकिंग। तो डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग फ्रॉम अ चेयर एंड वॉकिंग में मसला है गिव एटोर्वोस्टैटिन, क्योंकि स्टैटिन में देयर इज़ अ रिस्क ऑफ मायोपैथी, ये हमने पढ़ा है, मायएल्जियाज एंड रेब्डोमायालिसिस। फाइब्रेट्स कॉज मायोपैथी टू बट लेस कॉमन व्हेन मोनोथेरेपी। तो सबसे जो ज़्यादा आपके साथ मायोपैथी कॉज करवाता है दैट इज़ योर एटोर्वोस्टैटिन। ही हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग, तो देयर इज़ मसल मायोपैथी। A patient with Tabes dorsalis presents with urine dribbling and आफ्टर ब्लैडर फुलनेस। तो यूरिन ड्रिबलिंग होती है उसको जब ब्लैडर फुल होता है, और उसको टेब्स डॉर्सैलिस भी है। तो डैमेज टू सेंसरी फाइबर फ्रॉम यूरिन ब्लैडर, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। फिर इसके बाद है डैमेज टू द हायर सेंटर्स एंड ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपकी अनअपोज्ड ज़्यादा हो जाती है। टेप डॉर्सैलिस में पोस्टीरियर कॉलम और डॉर्सल रूट लॉस हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। इट कॉज लॉस ऑफ ब्लेडर कंट्रोल, जिसकी वजह से यूरिन ड्रिबलिंग होता है ड्यू टू अनअपोज्ड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, पुअर स्पिंक्टर कंट्रोल होता है इसमें। फिर पेशेंट विद जॉन्डस, ALT, AST, ALP, एलिवेटेड सारे लिवर एंजाइम एलिवेटेड है और उसको हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर है, तो यू हैव टू चेक फॉर द HbS एंटीजन, ठीक है। HbS एंटीजन जो है आपके साथ अर्लीस्ट मार्कर है फॉर एक्टिव इन्फेक्शन। पॉजिटिव HbS कन्फर्म्स हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये आपके साथ जो पॉजिटिव HbS है ये आपके साथ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को कंफर्म करता है, ठीक है। अच्छा, इस हेपेटाइटिस बी सेरोलॉजी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, तो वो ये है कि आपने जानना होगा कि जब भी आपके साथ एंटीबॉडी होगी टूवर्ड्स द कोर, एक आपके साथ कोर होता है, एक सरफेस होता है, ठीक है। तो जो कोर अंदर वाला कोर है उसके अगेंस्ट अगर एक एंटीबॉडी डेवलप हो गई या उसके अगेंस्ट उसके ऊपर एंटीबॉडी आपको मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को पास्ट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। पास्ट इन्फेक्शन उसको हुआ है तो उसके एंटीबॉडी, उसमें आपको एंटीबॉडी टूवर्ड्स द कोर नज़र आएगी। अच्छा, अगर सरफेस, एक तो कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडी थी, दूसरा सरफेस के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो जो सरफेस के अगेंस्ट एंटीबॉडी जब पॉजिटिव आपको मिलती है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके साथ वैक्सीनेटेड है, ठीक है।
लेकिन अगर इस सरफेस के ऊपर आपको एंटीजन मिला, ठीक है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिला, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो उसमें फिर आपने देखना होगा एक्यूट क्रॉनिक में, एक्यूट में आईजीएम एंटीबॉडीज़ होती हैं और क्रॉनिक में आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो जब भी आपको एच बी एस ए जी पॉजिटिव मिला, ठीक है, इसका मतलब है कि देयर इज़ इन्फेक्शन विच इज़ एक्यूट और क्रॉनिक, एंटीजन सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिला। अगर आपको एच बी एस ए जी और साथ में एच बी ई ए जी मिला, तो एच बी ई का मतलब ई का ई जब आप देखते हो इसका मतलब है देयर इज़ इन्फेक्शन। एंटी एच बी एस ए जी जो है आपको वैक्सीनेटेड पर्सन में मिलेगा और एंटी एच बी सी आपको पास्ट इन्फेक्शन में मिलेगा। तो होपफुली ये अभी आपका क्लियर हुआ होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको देना था, ठीक है। अच्छा, पेशेंट विद फेशियल रिंकल्स मसल स्पाज्म इज ट्रीटेड विद बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। तो इसमें आपने इसका कॉज क्या होगा, इट विल कॉज ड्राई माउथ। Botulinum toxin inhibit acetylcholine release from the cholinergic nerve terminals. This leads to reduced parasympathetic activity, causing dry mouth, which is a common side effect. Where a patient with compound tibial fracture after RTA requires analgesia. Patient को जो है compound tibial fracture है और after RTA he needs analgesia, तो आपने फिर क्या करना है, you have to give oxycodone. ऑक्सीकोडोन ऐसा ओपियोइड है जो सिवियर एक्यूट पेन में हम देते हैं। एनेसिड या और एसिटामिनोफेन जो है सिवियर ट्रॉमा में वो काम नहीं करते, तो आपने मॉर्फिन डिराइवेटिव ऑक्सीकोडोन देना है, ओपियोइड डिराइवेटिव है। अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद जनरलाइज्ड टेटनस, मसल रिजिडिटी एंड स्पाज्म। जनरलाइज्ड टेटनस है, मसल रिजिडिटी है और स्पाज्म है, तो ये किसकी वजह से हुआ है। टेटनस आपके साथ गाबा और ग्लाइसिन में डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो टेटनस टॉक्सिन में इट इनहिबिट्स ग्लाइसिन और गाबा। इसका स्केची वीडियो आप लाजमी देख लें, इसमें वो आपको डिफरेंट किस्म के मंकीज़ वगैरह नज़र आते हैं, उनमें आप वो एक ने सिज़र पकड़ा होता है एंड ही इज़ कटिंग अ रोप, जिसमें वहाँ पे आपको गाबा और ग्लाइसिन भी नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, फीमेल is on combined oral contraceptive pill, उसको she is taking COCPs, तो what is the risk of developing, she is at risk of developing DVT, ठीक है। जब भी COCPs ले रहा है कोई बंदा, तो there is increased risk of venous thromboembolism. Lactating women develop amenorrhea due to breastfeeding, उसको एमेन्यूरिया हुआ ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, तो विच वन इज़ रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ योर प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन का आप याद रखिए कि इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है, ये इनहिबिट करता है GnRH रिलीज़ फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस GnRH नहीं सिक्रीट कर पाता, उसकी वजह से FSH और LH डिक्रीज़ हो जाते हैं और आपके साथ एमेन्यूरिया कॉज हो जाता है। पेशेंट विद RTA डेवलप सीजर्स, सोडियम 116 है, हाइपरटोनिक सेलाइन रेजेस सोडियम टू 120, सोडियम उसका 116 है, उसको RTA हुआ है, आपने उसको हाइपरटोनिक दिया, सोडियम सिर्फ 120 तक बढ़ गया इन 4 आवर्स, तो ये क्या हुआ, देयर इज़ रिलीज ऑफ ADH। हाइपोनेट्रीमिया इस सिनेरियो में आपके साथ हुआ है ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट ADH रिलीज़ की वजह से, ठीक है, जिसमें वाटर रिटेंशन होता है और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होती है। तो रैपिड करेक्शन इज़ केयरफुली मॉनिटर्ड टू अवॉइड ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन। पेशेंट को जो है पोस्ट डेंटल एक्सट्रैक्शन पेन नीड सेफ एनाल्जेसिया। पोस्ट डेंटल एक्सट्रैक्शन में आप देते हो एसिटामिनोफेन, ठीक है, जो सिंपल पैरासीटामोल है आपने देना है, प्रेफर्ड ओवर NSAIDs if bleeding risk exists। फिर है एन एल्डरली मेल पेशेंट विद मास इन द इलियक बोन, इमेजिंग पे आपको कैल्सिफिकेशन विद इन द लीजन नज़र आ रही है, तो ये आपके साथ क्या है, दिस इज़ कॉन्ड्रोसार्कोमा। जब भी आपको कार्टिलेज का ट्यूमर नज़र आए, इट इफ़ेक्ट्स द पेल्विस एंड फीमर इन एल्डरली,
दैट इज़ योर कॉन्ड्रोसार्कोमा। इमेजिंग पे पॉपकॉर्न और रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन नज़र आएंगी, रिंग एंड आर्क कैल्सिफिकेशन। और कॉन्ड्रोमा सिंपल जो है स्मॉल होता है, बिनाइन मेटाफाइसिस पे होता है, नो एग्रेसिव फीचर्स। फीमेल पेशेंट है उसको वेजाइनल डिस्चार्ज है, पेप्समियर पे इंक्रीज एनसी रेशो, प्लियोमॉर्फिज्म, एटीपिया और इंक्रीज ग्लैंडुलर पैटर्न है। तो इसका लाइकली डायग्नोस क्या है? दिस इज बिकम्स योर एडिनोकार्सिनोमा। जब भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज और इंक्रीज एनसी रेशो, प्लियोमॉर्फिज्म, एटीपिया, दिस इंडिकेट्स टूवर्ड्स एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा, ग्लैंडुलर एटीपिया, हाई एनसी रेशो सजेस्ट एंडोसर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, ये आपके साथ एंडोसर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा की बात हो रही है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आपको एटीपिया नज़र आएगा, नॉट ग्लैंडुलर पैटर्न, और आपने कंफर्म करना है विद हिस्टोपैथोलॉजी और कॉल्पोस्कोपी। सीकेडी पेशेंट उसको डिक्रीज रीनल जीएफआर है, विच टेस्ट विल हेल्प असेस रीनल फंक्शन बिफोर रीनल ट्रांसप्लांट। तो रीनल फंक्शन को कौन असेस करेगा बिफोर रीनल ट्रांसप्लांट? दैट इज़ योर क्रेटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, ऑप्शन बी। ये आप यूज़ करते हो टू क्लिनिकली मेजर द जीएफआर। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट टू एसेस जीएफआर, तो जीएफआर के लिए हम करते हैं इन्युलिन क्लियरेंस। ठीक है, विच स्ट्रक्चर डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर वेना केवा, तो सुपीरियर वेना केवा में आपके साथ एजाइगस वेन ड्रेन करता है। एजाइगस वेन जो है आपके साथ ड्रेन्स टू थोरैसिक एंड मीडियास्टिनम डायरेक्टली इनटू द एसवीसी। हेमी एजाइगस एजाइगस में जाता है और जगुलर आपके साथ ब्रेक्यूसेफेलिक वेन में जाता है। तो एजाइगस जाएगा थोरैसिक और मीडियास्टिनम में, हेमी एजाइगस एजाइगस में जाएगा और जगुलर ब्रेक्यूसेफेलिक वेन में जाता है। Patient with swelling of the metaphyseal epiphyseal junction, histology पे there are spindle cells with giant cells। तो diagnosis क्या है? The diagnosis is your giant cell tumor। ठीक है, GCT epiphysis metaphysis of bone पे होगा, age 20 to 40, spindle cells नज़र आएंगे, aggressive but generally benign। अच्छा, फिर है Male from Azad Kashmir presents with swelling on the central forearm with ulcerated margins and clear base, no pigmentation। Most likely diagnosis क्या है? The most likely diagnosis squamous cell carcinoma। ठीक है, ulcerated lesion with raised margin आपको squamous cell carcinoma में मिलता है, no pigmentation, so melanoma less likely। Patient presents with swelling at preauricular region, वेल सर्कमस्क्राइब्ड एंड मोबाइल, तो डायग्नोज है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। पेशेंट को जो है पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग है, मेजॉरिटी ऑफ सेलिवरी ग्लैंड ट्यूमर आर लोकेटेड इन विच ग्लैंड, तो मेजॉरिटी आपके साथ होते हैं पैरोटिड ग्लैंड में, 85% बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, अच्छा, तो स्क्वेमस सेल के बारे में अल्सरेटेड लीजन आप याद रखो। ठीक है, पैरोटिड या पेरिओरिकुलर रीजन में स्वेलिंग होगी तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा माइंड में आना चाहिए। अगर आपसे पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग का मेजर कॉज पूछे, दैट इज़ ये कौन से द मेजॉरिटी सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर्स कहाँ पे लोकेट होते हैं? तो पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल थोड़े से रेयर होते हैं। माइकोबैक्टीरियम टीबी survives intracellularly to cause persistent infection। फिर है which mechanism explains the pathogenesis, so live intracellularly hiding from host immune system। ठीक है, MTB सर्वाइव करता है इनसाइड मैक्रोफेज, इवेड करता है द होस्ट डिफेंसेस, latent and chronic infection, intracellular survival is the main virulence factor। पेशेंट डेवलप करता है ischemic colitis localized to transverse colon, which artery is most likely involved, तो इसमें middle colic artery involved है। ischemic colitis localized to transverse colon की बात आ जाए तो the middle colic artery, which is a branch of superior mesenteric artery, supplies the transverse colon। ठीक है, obstruction or thrombosis of this artery can lead to ischemia of this segment। Biopsy of anterior two-thirds of the vocal cord shows stratified epithelium,
तो वोकल कॉर्ड्स में आपके साथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है। अच्छा, आफ्टर अपेंडेक्टमी अ पेशेंट डेवलप स्वेलिंग एट द स्कार। हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको क्या नज़र आ रहा है? ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन विद जॉइंट सेल। तो ये आपके साथ क्या है? दिस इज़ स्कार ग्रेनुलोमा। ठीक है, स्कार ग्रेनुलोमा फॉर्म्स एज अ रिएक्शन टू सर्जिकल ट्रॉमा एंड हीलिंग with giant cells differentiated from foreign body granuloma by absence of retained suture or material. Radiologists identify a structure at the sternal angle on imaging. तो sternal angle on imaging पे एक structure identify हो रहा है, that is arc of aorta। ठीक है, फिर patient requires renal transplant, donor option, identical twins, step brother sister, husband daughter। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? दैट इज़ योर आइडेंटिकल ट्विन। सबसे अच्छा रीनल ट्रांसप्लांट का डोनर जो है दैट इज़ योर आइडेंटिकल ट्विन। ठीक है, अगर हो। फॉर रीनल ट्रांसप्लांट HLA टाइपिंग विच सैम्पल इज़ आइडियल। तो आपने सैम्पल जो है, सेल्स की बात हो तो WBC लिखना है। कौन सा साइट इन्वॉल्व है? तो दैट इज़ योर बकल म्यूकोजा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सैम्पल इज़ आइडियल तो WBC की बात की है। ठीक है, अच्छा, और एक जो है आपने कहाँ से लेना है तो उसमें बोन मैरो भी आता है। ठीक है, 25-year-old male had unprotected sex, 2 days later he developed painless ulcer on the glans penis, likely causative agent क्या है? तो that is Treponema pallidum। जो आपके साथ प्राइमरी सिफिलिस है, प्रेजेंट्स विद पेनलेस चैंकर एट द साइट। ठीक है, टिपिकली 10 to 90 days पोस्ट एक्सपोजर होता है। गोनोरिया में यू विल गेट डिस्चार्ज एंड डिस्यूरिया। HPV में जेनिटल वार्ट्स नॉट अल्सर्स। ठीक है, तो आपने ट्रेपोनीमा पैलिडम को सस्पेक्ट करना है जो आपके साथ सिफिलिस कॉज करवाता है। पेशेंट विद CHF इज़ ऑन फ्यूरोसिमाइड। लैब्स पे पोटेशियम 2.5 है। विच ड्रग कैन बी एडिड टू कंपेंसेट फॉर हाइपोकेलेमिया। तो हम क्या चीज़ देंगे जो आपके साथ हाइपोकेलेमिया को कंपेंसेट करेगा? दैट विल बी योर स्पायरोनोलेक्टोन। स्पायरोनोलेक्टोन पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है और ये आपके साथ पोटाशियम को स्पेयर कर देगा। ठीक है, फ्यूरोसमाइड आपके साथ पोटाशियम वर्सनिंग लूप डायूरेटिक, ये एक्चुअली लूप डायूरेटिक है। स्पायरोनोलेक्टोन जो है पोटाशियम स्पेयरिंग है, प्रिवेंट्स हाइपोकेलेमिया। एम्यूलोराइड भी पोटाशियम स्पेयरिंग है। ठीक है, जिसको हम CHF में देते हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद रेस्ड कैल्शियम, रेस्ड फॉस्फेट, नॉर्मल क्रेटिनिन, माइल्डली एलिवेटेड बन। कैल्शियम ज़्यादा, फॉस्फेट ज़्यादा, क्रेटिनिन नॉर्मल और बन इज़ ऑल्सो ज़्यादा। तो दिस इज़ अ केस ऑफ हाइपरविटामिनोसिस डी। विटामिन डी टॉक्सिसिटी है, इन उसमें क्या होता है? इंक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाई कैल्शियम लो फॉस्फेट। अच्छा, पेशेंट डायग्नोज्ड विद हाइपरथायरॉयडिज्म, मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग पैथोलॉजी। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है? सिंगल पैराथायरॉयड एडिनोमा, ये आपके साथ मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी है। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरकैल्सीमिया है एंड इट इज़ ड्यू टू सिंगल एडिनोमा। अच्छा, पेशेंट विद CKD passes away, autopsy reveals enlarged PTH glands, what is the most likely explanation? तो पेशेंट को CKD है, ऑटोप्सी पे enlarged parathyroid glands हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज़ पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया। अच्छा, CKD में फॉस्फेट एक्सक्रीशन आपके साथ इम्पेयर होता है। क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म कॉजिंग पैराथायरॉयड ग्लैंड हाइपरप्लेजिया। लॉन्ग सिनेरियो 21Q डिलीशन, Q11 डिलीशन, ये आपको कैच 22 आपको किस चीज़ में मिलता है? हम उससे भूल गया, थाइमैकिप्लेजिया और ये सारे कैच 22 आपको एक बहुत अच्छा डिजीज़ है, मुझे अभी इसका निमोनिक याद है।
अच्छा, डिफेक्ट इन द थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस, ठीक है, तो दिस इज टेटनी। ये कैच 22 आपको डायजॉर्ज सिंड्रोम में मिलता है, सॉरी ये मुझसे भूल गया था। अच्छा, डायजॉर्ज में कैच 22 अंडर डेवलपमेंट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं जो हाइपोकैल्सीमिया कॉज करती है, अल्टीमेटली लीड्स टू टेटनी। रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस डेवलप फ्रॉम, तो रीनल पेल्विस और कैलिसिस डेवलप होते हैं फ्रॉम द मेटानेफ्रोस, ठीक है। मेटानेफ्रोस आपके साथ रीनल पेल्विस कैलिसिस कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, और यूरिटेरिक बर्ट जो है इंड्यूसेस मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। तो इसके लिए आपने किडनी की एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी होगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, उससे भी एमसीक्यू आते हैं। यहाँ पे याद रखो कि रीनल पेल्विस और कैलिसिस की बात आ जाए तो मेटानेफ्रोस लिखना है। 30-year-old एक्सरे टेक्नीशियन प्रेजेंट्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फैटीग, लैब्स पे HB7 नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, डिक्रीज प्लेटलेट्स है, तो इसका लाइकली कॉज इज़ एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया मिलती है, ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर होगा। पेशेंट जो है उसको कार्पोपीडल स्पाज्म हुआ, कार्पोपीडल स्पाज्म टिपिकली हाइपोकैल्सीमिया में मिलता है, ठीक है। Citrate binds to calcium, decrease ionized calcium causing tetany and carpopedal spasm. A patient presents with Schwartz abscess. तो Schwartz abscess, Schwartz muscle insert into which structure? तो ये आपके साथ ग्रेटर ट्रोकेंटर है, आई गेस लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है, वहाँ पे इंसर्ट होता है, ठीक है। तो ये नॉटमी है, इसको आपने रट्टा करना है। Schwartz का एक पिक्चर देख लें, ठीक है, वो आपके साथ लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पे इंसर्ट होता है, ठीक है, और इट कॉजेज हिप फ्लेक्शन। अ पेशेंट हैज़ पेन इन हिप, एक्सरे शोज फ्रैक्चर ऑफ लेसर ट्रोकेंटर, सेम वही बात है, तो दिस इज इलियोश्वास, ठीक है। इलियोश्वास मसल इंसर्ट इन द लेसर ट्रोकेंटर, फ्रैक्चर एट दिस साइट में अफेक्ट हिप फ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर है अ पेशेंट हैज़ waddling gait and hip tilt when standing on the affected leg। तो waddling gait में आपके साथ ग्लूटस मीडियस और मिनिमस इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपके साथ सुपीरियर ग्लूटिल नर्व होती है, ठीक है, और inferior gluteal nerve supplies the gluteus maximus। अच्छा, फिर इसमें है आफ्टर मेस्टेक्टमी अ पेशेंट कैंट लिफ्ट ऑब्जेक्ट टू हाई शेल्फ। तो मेस्टेक्टमी के बाद लॉन्ग थोरेसिक नर्व की डैमेज होती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर, डिफिकल्टी रेजिंग द आर्म, ओवरहेड एबडक्शन नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद विंगिंग ऑफ स्कैपुला, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इज इन्वॉल्व, ठीक है। अ पेशेंट हैज़ पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप एंड पेन इन द थाई, तो पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप है तो शियाटिक नर्व को इंजरी हुई होगी, ठीक है। पोस्टीरियर हिप में शियाटिक नर्व कंप्रेस होता है, डिफेक्ट होता है पोस्टीरियर थाई एंड लेग में। ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स वाया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, रिसेप्टर फॉर ग्रोथ हार्मोन आपके साथ किधर होते हैं? दे आर लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्रोथ हार्मोन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखो, थायराइड के लिए न्यूक्लियस याद रखो, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन सेल रिसेप्टर्स के साथ ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होते हैं और ट्रिगर करते हैं JAK2 स्टेट सिग्नलिंग को, which then affects nuclear transcription। 60-year-old patient presents with gastric outlet obstruction and repeated vomiting। What is the expected acid-base abnormality? That is hypokalemic metabolic alkalosis, ठीक है। तो इसको gastric outlet obstruction है और repeated vomiting है। vomiting में आप याद रखो कि सारा एसिड वो जो है बाहर फेंक रहा है, तो उसकी बॉडी में अल्कलोसिस होगा, और एसिड के साथ साथ वो पोटेशियम को भी बाहर फेंक रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग में। तो आप क्या करें, इस तरह एक इमेज बनाएं, बंदा वॉमिटिंग कर रहा है, उसमें एसिड और पोटेशियम फेंक रहा है, तो बॉडी में पोटेशियम कम होगा और इट विल लीड टू अल्कलोसिस। और डायरिया इसके ऑपोजिट है, वहाँ पे आपके साथ एसिडोसिस होती है, ठीक है। वॉमिटिंग में लॉस ऑफ गैस्ट्रिक H+ क्लोराइड, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रीनल कंपेंसेशन, पोटाशियम एक्सक्रीशन करवाती है विच कॉजेज हाइपोकेलीमिया।
पेशेंट विद अपर GI ब्लीड passes blood first then clear fluid। GI ब्लीड है, पहले उसने ब्लड पास किया फिर क्लियर फ्लूइड। एंडोस्कोपी पे आपको टीयर नज़र आ रहा है जी जंक्शन पे। तो कौन सी एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी होगी इसमें? तो इसमें आपके साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा लेकिन नॉर्मल एनाइन गैप होगा। ठीक है, ये अल्कोहल इथेनॉल ले रहा है। ठीक है, सॉरी, अच्छा इथेनॉल का कोई जिक्र नहीं है। GI ब्लीड है, पहले ब्लड पास कर रहा है फिर क्लियर फ्लूइड पास कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लॉस ऑफ अल्कलाइन फ्लूइड और क्लियर फ्लूइड फ्रॉम वॉमिटिंग ये आपके साथ प्रेजेंट एज नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस ड्यू टू वॉल्यूम डिप्लीशन एंड बाइकार्ब लॉस। क्लासिक टीचिंग में आपके साथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। अच्छा, ABG pH 7.21, PCO 260 एंड HCO 328। तो एसिडोसिस है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है और आपके साथ HCO3 भी थोड़ा सा एलिवेटेड है। तो दिस इज़ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, प्राइमरी प्रॉब्लम इज़ विद इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, आपने जानना है। रिस्पायरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, ये बहुत अच्छा निमोनिक है, रोम। ठीक है, रोम वाला। तो रिस्पायरेटरी ऑपोजिट का मतलब ये है कि जब pH ज़्यादा होगा और CO2 लो होगा, इसका मतलब है एक ज़्यादा है और एक लो है। तो इसका इसका क्या मतलब होगा कि दिस इज़ अ रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी में आपको एक चीज़ ज़्यादा मिलेगी, एक कम मिलेगी। pH कम भी हो सकता है, CO2 ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सो दिस इज़ अ रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। और मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब है pH अगर ज़्यादा है उसके साथ बाइकार्ब भी ज़्यादा है, तो ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपने इसके बेसिस पे देखना है। इस पे एक फुल लेक्चर मैं तैयार करूँगा एंड ऑफ द सेशन पे। तो अगर अभी के लिए सिर्फ इसको जान ले, अगर CO2 ज़्यादा होगा तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, अगर बाइकार्ब ज़्यादा होगा तो इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखो। अच्छा, फिर इसके बाद है पेशेंट विद DKA एक्सपेक्टेड एसिड बेस डिस्टर्बेंस क्या होगा? इसमें आपको मिलेगा हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। DKA में हाई एनाइन गैप होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यूरीमिया, मीथेनॉल, सेलिसाइक्लेट्स, लैक्टिक एसिडोसिस, इथाइलिन ग्लाइकोल, पैराल्डिहाइड, आइसोनियाजिड, इन सारे कंडीशन में हाई एनाइन गैप होगा। नॉर्मल एनाइन गैप जो है डायरिया, CKD, इंटेस्टाइनल और बिलियरी फिस्चुला, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस और यूट्रोसिग्मोइडोस्टोमी में मिलेगा। पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन एंड स्वेलिंग इन द आर्म, surgeon examines but boy refuses due to pain. Which mediator is responsible for pain at this site? So that is your prostaglandin। ठीक है, ये आपके साथ क्या है? दैट इज़ योर prostaglandin। अच्छा, फिर है मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन एज हिस्टामीन आर डिराइव फ्रॉम विच अमाइनो एसिड? तो हिस्टामीन डिराइव होते हैं हिस्टडीन से। ठीक है, सेम है तकरीबन। व्हाट इज़ द मोस्ट पोटेंट मेटाबोलाइट ऑफ पेन या मीडिएटर ऑफ पेन? तो पेन में सबसे पहले ब्रेडिकाइनिन लिखना है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन चूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है विच अमाइनो एसिड इज़ नॉन एसेंशियल? तो नॉन एसेंशियल में आपके साथ आता है टायरोसिन। ठीक है, ये इसका एक अच्छा निमोनिक है, PTV टिमहॉल या PVT टिमहॉल भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ ये चीज़ें याद रखो कि जो आपके साथ नॉन एसेंशियल और इसमें सेम है। ठीक है, अभी टी से जो है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन आ रहा है, लेकिन नॉन एसेंशियल में आपके साथ टायरोसिन है। ठीक है, तो टी से ट्रिप्टोफैन या थ्रियोनिन की बात आ जाए तो वो आपके साथ एसेंशियल है, अगर टायरोसिन की बात आ जाए तो दैट इज़ नॉन एसेंशियल। ठीक है, दूसरी बात इसमें आपने ए को देखना है। तो ए से आपके साथ अर्जिनिन अगर ऑप्शन में हो
तो दैट इज़ एसेंशियल। और अर्जिनिन की जगह अगर उन्होंने आपसे एलेनिन या एस्पार्टेट की बात की हो तो दैट इज़ नॉन एसेंशियल। तो टायरोसिन इज़ नॉन एसेंशियल और ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन दिए हैं तो ये एसेंशियल है। ए से आपने देखना है अर्जिनिन को, अर्जिनिन एसेंशियल है। अगर एलेनिन या एस्पार्टेट की बात की गई हो तो वो आपके साथ है नॉन एसेंशियल, ठीक है। फिर इसमें एक और भी है, दैट इज़ योर आई एम एच हिस्टीडीन ए, अच्छा एल सेमी इसेंशियल है, ठीक है। तो हिस्टीडीन के बारे में आप याद रखो, हिस्टीडीन और अर्जिनिन आपके साथ सेमी इसेंशियल है, ठीक है। अच्छा, ये पीटीवी टिम हॉल में आपने एक तो ये याद रखना है कि टी आपके साथ डिफरेंट है दोनों में, एक ए का डिफरेंस है, ठीक है। और एक और भी था अभी ऑब्वियस नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह आपने याद करना है। सेमी इसेंशियल में हिस्टीडीन और आर्जिनिन लिखना है। गन शॉट वाउंड है 2 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल एंगल which structure is likely preserved though heart and pericardium is preserved. फिर है thoracocentesis performed at the ninth intercostal space at mid axillary line which structure is at risk, so that is the ninth intercostal nerve. फिर है 50-year-old woman with shortness of breath, fatigue, peripheral tingling and numbness, HB7 MCV 120। तो मैक्रोसिटिक वाइटामिन B12 डिफिशेंसी की बात हो रही है। फिर इसके बाद 25-year-old मेल प्रेजेंट्स विद हेडेक, ड्राउजीनेस, नेक रिजिडिटी, CSF में हाई TLC, लो ग्लूकोज। तो इसमें मेनिंजाइटिस का सिनेरियो है, आपने सेफ्ट्राइक्सोन देना है। ओल्ड पीपल हो तो उसमें हम लिस्टीरिया देते हैं। ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद ब्लडी निपल डिस्चार्ज फ्रॉम 3 o'clock पोजीशन, मेमोग्राम नॉर्मल है। अच्छा, अभी इसको ब्लडी निपल डिस्चार्ज है तो ये आपके साथ इंट्राडक्टल पेपिलोमा भी हो सकता है, कार्सिनोमा भी हो सकता है। लेकिन अगर 3 o'clock की बात की जाए तो आपने इसमें इंट्राडक्टल पेपिलोमा लिखना है, ठीक है। 3 o'clock पे देयर इज़ इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ब्लडी डिस्चार्ज और नॉर्मल मेमोग्राम। नॉर्मल मेमोग्राम है तो दिस इज़ सेंट्रल डक्ट पेपिलोमा, ठीक है। अगर इंट्राडक्टल कार्सिनोमा होगा तो यूजुअली देयर इज़ अ मास सीन ऑन इमेजिंग। चाइल्ड हैज़ स्मॉल बाउल रिजेक्शन, 3 months लेटर प्रेजेंट्स विद एंगुलर ग्लोसाइटिस एंड चिलोसिस। तो ये आपके साथ राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी है, दैट इज़ विटामिन B2। Gunshot wound enters from the right iliac fossa and exits from the left lumbar region. Emergency laparotomy reveal peritoneal bleeding and tear at the root of small intestine mesentery. Which vessel is most likely damaged? तो कौन सा vessel most likely damage होगा? That is your superior mesenteric artery, ठीक है। रूट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेजेंट्री में आपके साथ SME और SMA होता है। वेन और आर्टरी होती है, तो अगर इसकी इंजरी हो तो उसमें ब्लीडिंग होगी। 16-year-old गर्ल विद नॉर्मल APTT, रेज्ड PT एंड नॉर्मल PT, नो अदर साइंस, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या है? APTT नॉर्मल है और BT इज़ रेज्ड, तो वॉन मिलीब्रैंड की बात आ गई, ठीक है। सिर्फ BT इंक्रीज्ड है तो दिस इज़ वॉन मिलीब्रैंड। फिर ये एक्सप्लेनेशन हमने 2-3 दफ़ा पढ़ी है। हाउ लॉन्ग सर्जरी शुड a patient stops smoking to reduce post operative complication। तो सर्जरी से कितने टाइम पहले पेशेंट ने स्मोकिंग स्टॉप करना है? सो दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 8 weeks, ठीक है। 8 weeks का मतलब है 2 months। सो अप्रॉक्सीमेटली 2 months उसने जो है स्मोकिंग को क्विट करना है टू रिड्यूस पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन। स्टॉपिंग स्मोकिंग more than 8 weeks before surgery significantly reduces post-operative pulmonary and
पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन इन मीडियल फिंगर एंड पाल्मर एस्पेक्ट, विच नर्व इज़ अफेक्टेड। तो मीडियल फिंगर्स और पाल्मर एस्पेक्ट में आपके साथ जो है लॉस ऑफ सेंसेशन है। मीडियली आपके साथ अल्नर नर्व होती है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट इन्होंने फुल नहीं दिया, ठीक है। मीडियन नर्व जो है ये आपके साथ 3.5 फिंगर को सप्लाई करता है और लेटरल साइड ऑफ द हैंड में होगा, ठीक है। और इसमें इट सप्लाइज एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल 3.5 फिंगर अल्नर नर्व मीडियल 1/3 1.5 फिंगर। इन्होंने कौन सा मीडियल 1.5 फिंगर की बात की होगी? अगर मीडियल की बात की है तो देन इट इज़ योर अल्नर नर्व। अगर लेटरल की बात की है, इफ क्वेश्चन सेज मीडियल 1.5 फिंगर, करेक्ट आंसर इज अल्नर, ठीक है। अच्छा, तो बस इसका कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। रैक्ड फाइबर्स अपीयरेंस मीलास सिंड्रोम, विच ऑर्गेनली इज़ इन्वॉल्व। मीलास सिंड्रोम में आपके साथ माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होती है। तो ये तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना कि एक रैक्ड फाइबर अपीयरेंस है जिसको मीलास सिंड्रोम कहते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज़ इन्वॉल्व्ड, ठीक है। मीलास जो है माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोमायोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस, स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, रैग्ड रेड फाइबर्स होंगे मसल बायोप्सी पे। 17-year-old footballer had new laceration, wound closed with sutures 2 weeks later, wound healing is delayed. Which factor is likely responsible? Delayed wound healing के लिए विटामिन सी इज़ रिस्पॉन्सिबल। CKD पेशेंट डाइज, ऑटोप्सी पे आपको टिपिकल फाइंडिंग क्या नज़र आएंगी? आपको हाइपरप्लेजिया ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड नज़र आएगा। CKD में सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू फॉस्फेट रिटेंशन एंड हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया। सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड का लोकेशन क्या है? इट इज़ अच्छा, ये आपके साथ है एंटीरियर टू द नहीं, क्रेनियल तो है, कॉर्डल नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्रेनियल है लेकिन पोस्टीरियर टू द रिकरेंट लेरेंजियल है और क्रेनियल टू द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी है, ठीक है। तो सुपीरियर पैराथायरॉयड फोर्थ पाउच से डेवलप होता है, पोस्टीरियर टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होता है और क्रेनियल टू द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी के ऊपर और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के पीछे पड़ा होता है, ठीक है। इंफीरियर पैराथायरॉयड्स एंटीरियर एंड कॉर्डल होते हैं, एंटीरियर एंड कॉर्डल। पेशेंट डेवलप रिएक्शन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आ जाए, टाइप 2 लिखना है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ऑकर्स ड्यू टू, तो रिएक्शन ऑकर होता है ड्यू टू अनयूजुअल एंटीबॉडीज। 76-year-old patient with nasal furunculosis, eye involvement, through which vein the infection can spread? That is your ophthalmic, superior ophthalmic vein. फुरंकुलोसिस, नेजल फुरंकुलोसिस है, आई इन्वॉल्वमेंट है। थ्रू विच वेन कैन इन्फेक्शन स्प्रेड टू द ऑर्बिट? तो इन्फेक्शन ऑफ द फेस नोज स्प्रेड टू द कैवर्नस साइनस वाया valvulus veins इंक्लूडिंग मैक्सिलरी वेन लीडिंग टू ऑर्बिटल सिम्टम्स। ये तो हमने अभी तक ऑफ्थेल्मिक, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन पढ़ा है, अभी इन्होंने उसको चेंज कर लिया मैक्सिलरी वेन पे। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस MCQ, इसको अपने लिए कंफर्म कर लें, लेकिन मुझे सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन लग रहा है और उन्होंने मैक्सिलरी वेन लिखा है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ब्लड प्रेशर 60/40, पल्स 125। तो BP 60/40 है, पल्स 125 है। तो ये आपके साथ कौन सा स्टेज हो गया हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का? तो ये आपके साथ है स्टेज नंबर 3। आपके साथ पल्स 125, 120 से 140 तक होगा, दैट इज़ टाइप 3, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है, ये आप देख लें, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसको
जो है आप लाजमी देख लें, अगर टाइप 3 होगा उसमें आपको टेकिकार्डिया हाइपो परफ्यूजन मिलेगी कॉरिस्पॉन्डिंग टू 30 to 40% ब्लड लॉस होगा। यूवी लाइट कॉजेज म्यूटेशन इन विच जीन, तो यूवी लाइट आपके साथ म्यूटेशन कॉज करती है P53 में, ठीक है। 59-year-old woman with weight gain, constipation, heat sensitivity, likely deficiency, क्या है, वेट गेन है, कॉन्स्टिपेशन है और हीट सेंसिटिविटी है। सो द प्रॉब्लम इज़ विद थायराइड, दैट इज़ थायरोक्सिन। मेल पेशेंट 10 सेंटीमीटर स्काल्प लेसरेशन है, लोकल एनेस्थेटिक चॉइस फॉर सुचरिंग क्या होगा, दैट इज़ 2% लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन, ठीक है, विद एड्रेनलिन आपने देना है, 2% लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन। एथलीट कोलैप्स ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज, तो इसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइज आउटपुट और ब्लड रिडिस्ट्रीब्यूशन इज इनसफिशिएंट विच कॉजेज ट्रांजिएंट सिंकपी, सडन कोलैप्स में ऑल्सो कॉज एरिथमिया और कार्डियक फेलियर। वेट ऑफ नॉर्मल प्रोस्टेट आपके साथ कितना होता है, दैट इज़ 18 ग्राम, मुझे भी अभी पता चला, ठीक है। इस पर इतना फोकस लोग नहीं देते, बस ये पार्ट 1 वाले इससे अभी MCQs बना रहे हैं तो हम क्या करें। 3-day-old newborn presents with bleeding from the umbilicus, which is the most likely cause, तो that is vitamin K deficiency, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। Perhaps macrophage are activated in response to which stimuli, तो macrophage are activated in response to all of them। केमिकल इंजरी, बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल इन्फेक्शन, सारों में मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है, ठीक है। 25-year-old with headache and drowsy neck rigidity is present on CSF examination, raised TLC and decreased glucose। empirical treatment in this case क्या होगा, that is ceftriaxone। meningitis में फर्स्ट लाइन आपने ceftriaxone देना है। स्टेप wound है 3 cm deep to the right of the umbilicus। Initially patient vitals are normal, after 2 hours patient become hypotensive, तो source of bleeding क्या होगी, that will be your, उसको 3 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द अम्बलाइकस पे एक वाउंड हुआ, स्टैब वाउंड हुआ। इनिशियली जो है वाइटल्स नॉर्मल थे, 2 आवर्स बाद वो हाइपोटेंसिव हो गया, तो ये आपके साथ IVC में उसका सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इज़ IVC। रिसर्चर स्टडीइंग द एक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, शी नोटिस्ड these hormones alter gene expression by binding to specific transcription factor। Where are the receptor for these transcription factor primarily located, तो ये आपके साथ लोकेट होते हैं इन द न्यूक्लियस। आपके साथ जब भी इन्होंने बात की स्टीरॉयड हार्मोन्स की, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स एक्ट्स वाया द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपके साथ पेपर नंबर 2 था। इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग दीज वीडियोज़, please do like, share and subscribe। Thanks for watching and see you in the next video। Allah Hafiz।